सबको नमस्कार। आज हम 11वीं की सहायक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 1 के अंतिम पाठ भारतीय कलाएं के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ पुराने पाठ्यपुस्तक में नहीं है और पिछले 2 सालों से यह आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें कलाओं के बारे में बताया गया है कि मनुष्य कलाओं का सहारा लेकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। समुद्र की उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों में सजाता है। चिड़िया की चहचहाहट को गायक स्वरों में सजाता है, तो नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं से सजाता है। कभी चित्रों में, तो कभी गीतों में, कभी नृत्यों में, तो कभी संगीत में। यह कहने सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी नए नए तरीकों में लगातार जारी है। हमारा देश भारत उत्सवधर्मी है। विविधता हमारी पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विभिन्न कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। और अलग अलग राज्यों की अलग अलग कलाएं हैं। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह, पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी हुई हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। विरासत क्या होता है? जो हमें पुरानी पीढ़ी से मिले उसे हम विरासत कहते हैं। जैसे किसी को विरासत में धन संपदा मिलती है, घर द्वार मिलता है, किसी को शिक्षा मिलती है, तो ये विरासत कहलाती है। आइए आगे देखते हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही एक ओर इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी है। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। बाद में चलकर जब इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और शासकों के संरक्षण में चली गईं और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंधी। ये कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे। इस तरह मंदिरों और महलों से विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गईं। गुप्त साम्राज्य में तो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गईं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। शास्त्र ने जहाँ एक ओर संगीत, नृत्य, अभिनय कला को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया, फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों में से पूरी तरह जुड़ी रही। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या नृत्य कला हो। शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इनकी ताकत है। आइए अब आगे देखते हैं चित्रकला के बारे में। यहाँ पर महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बने चित्रों को प्रदर्शित किया गया है और एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर के चित्र को भी उकेरा गया है। चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी। प्रागैतिहासिक समय में अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया है। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्यात हैं।
चौथी से छठी सदी के अंत के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्णयुग कहलाता है। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गईं। उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाघ, यहाँ पर बाघ होना चाहिए था, और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने की हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि वे आज तक के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा मानना है कि अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है। 7वीं-8वीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार की गईं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हीं के कारण कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है। इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है। इन मानुषी कला सृजन को देखकर आश्चर्य होता है। उन दिनों मनुष्य ने इसकी कल्पना कैसे की होगी, और फिर उस कल्पना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती हैं। यहाँ त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के अद्भुत उदाहरण हैं। हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे दो प्रकार के हैं। एक स्थायी, जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर किया जाता है। इनमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इनमें प्रयोग होने वाली ये सभी सामग्री प्राकृतिक होती हैं। इन चित्रों की विशेषता इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियाँ। वनों गांवों के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे। इसे किवाड़ पेंटिंग भी कहा जाता था। यहाँ पर देखिए, किवाड़ चित्रकारी राजस्थान का एक चित्र दिया गया है और उड़ीसा का एक पटचित्र दिया गया है। कहते हैं इस चित्रकारी से चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया गया है। उड़ीसा के पटचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उकेरते हैं। देखने की बात है कि गीत गोविंद के पदों को नर्तक ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इन लघु लोक कलाओं की बहुत मांग है। अस्थायी कलाओं में कोहबर, ऐंपण, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं काफ़ी प्रचलित हैं। देखिए, कोहबर क्या होता है? शादी के समय में जिस कमरे में दुल्हा दुल्हन को मिलाया जाता है उसको कोहबर कहते हैं। वहाँ पर चित्रकारी की जाती है। ऐंपण उत्तराखंड में जो है बड़ा प्रसिद्ध है। अल्पना या रंगोली यह भी जो है बहुत प्रसिद्ध है। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहारों और उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वास्तव में उत्तराखंड में जिसे ऐंपण कहते हैं उसे राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। ये सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है इससे कहीं अधिक इसके बाहर भी है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। इसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन और जापान के बारे में भी जानना होगा। देखिए, यहाँ रंगोली चित्रकला के बारे में बताया गया है, उसका एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। आप ध्यान से इसको देखिए। अगले पेज पर चलते हैं। तिब्बत और बर्मा और श्याम थाईलैंड को कहते हैं, फैलकर नए रूप धारण करते हुए और फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें यह देखना चाहिए। हमें कंबोडिया और जावा में इसके शानदार और बेमिसाल कारनामे देखना चाहिए।
राग मेघ मल्हार बूंदी चित्रकला की राजस्थानी शैली। यह सच है कि भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व के अन्य भूभागों में भी हुआ, लेकिन उन कलाकृतियों के सृजन में क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। गांधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा और तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध प्रतिमा में अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान स्पष्ट दिखाई देती है। संगीत कला। भारत में प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। विद्वान लगभग 5000 ईसा वर्ष पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। इस समय में दो प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, एक मार्गी और दूसरा देसी। मार्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा था और नियम और अनुशासन को से बंधा हुआ था। देसी लोक से जुड़ा हुआ था, लोक रुचि के अनुसार यह समूह में गाया जाता था। सामवेद में गाने के जो निर्देश दिए गए हैं उससे यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीकों को ही साम कहते थे। हमारे यहाँ आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ इसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती। उसका कारण यह है कि हम भारतीय दस्तावेजीकरण नहीं करते थे। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूंछ के पशु के समान है। ये नीति शतक से लिया गया भर्तृहरि का एक श्लोक है। रेजिनाल्ड ली में की बुद्धिस्ट आर्ट इन श्याम, कैम्ब्रिज 1938 की प्रस्तावना का अंश जो यूएन घोषाल की प्रोग्रेस ऑफ ग्रेटर इंडियन रिसर्च कलकत्ता 1943 से उद्धृत है। अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ही सबसे प्रामाणिक ढंग से मिलता है। यह आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग नहीं था। अगर आपने वीणा पर दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ को सुना हो तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से 70,000 पहले का संगीत कैसा रहा होगा और यह उसके कितना करीब था। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबद्ध है। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव, मेघ राग का संबंध सुबह से, दीपक और श्रीराग का संबंध दोपहर से, कौशिक और हिंडोला रात में गाए जाते हैं। अगर आपने भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ध्यान से सुना और देखा होगा तो आपका ध्यान इस ओर गया होगा कि भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। वीणा, जल तरंग, रवाब, दोतार या बांसुरी सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं। इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीज़ें हमारे आसपास के रोज़मर्रा में प्रयोग होने वाली हैं। इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता है। हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य वीणा ही था। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पुरानी फिल्मों में गायक नायिका नाक से क्यों गाते थे? आज से 2000 साल पहले भी गायक नाक से गाना पसंद करते थे। इसका उल्लेख भरत के नाट्यशास्त्र में मिलता है। संभवतः यह मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश का प्रभाव था। ध्यान देने की बात है कि यह उत्सव और उल्लास भरा संगीत भी धीरे धीरे नियमों से बंधा। इसका भी शास्त्र लिखा गया और बाद में चलकर एक शास्त्रीय परंपरा शुरू हुई। संगीत भी लोक से जुड़ा था। इसमें संस्कार गीत और ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। आपने गिरजा देवी की आवाज़ में मिर्ज़ापुर की कजरी जरूर सुनी होगी। बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश का सोहर और विवाह में के गीत सुने होंगे। हर एक वस्तु का स्वागत गीतों में किया जाता है। बंगाल में वर्षा मंगल, वसंतोत्सव, ग्रीष्मोत्सव के गीत गाए जाते हैं। मध्यकाल तक आते आते अन्य कलाओं की तरह संगीत भी व्यावसायिक हुआ।
पर भारत का सबसे अच्छा समय वह था जब संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी अंग था। ऐसी कई कहावतें भी मिलती हैं। नृत्य कला। भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। पहले के नर्तक और आज के नर्तक भी भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं, जिसका आधार है अभिनय। इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। नाट्य शास्त्र में नर्त या नृत्य दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों अभिनय अभिनय के अलग अलग रूप हैं। नर्त यानी अभिनय, इसके उसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है। नृत्य में भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण है। भारत लोक नृत्यों से समृद्ध रहा है। हर राज्य में के अलग अलग समुदायों की अपनी नृत्य कलाएं रही हैं। जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। जीवन में जितने अनुष्ठान हैं उन सब से नृत्य कलाओं का भी संबंध है। खेती से जुड़े समुदाय के जीवन में ऋतुओं का बदलना, फसलों की बुआई या कटाई सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ऋतुओं का बदलना अपने पाँवों को चंचल कर देती हैं, उनके पाँवों को चंचल कर देता है। वर्षा होती है तो उनके पाँव थिरक उठते हैं। भारत के हर राज्य में यही भाव मिलते हैं। कश्मीर से दार्जिलिंग तक समूचे हिमालय क्षेत्र में एक ओर शस्त्रों और युद्धों को नृत्य कला शालीनता में प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर गेहूं की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देते हैं। सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नर्तक हाथ से हाथ मिलाकर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं। राजस्थानी महिलाएं अपनी ओढ़नी से चेहरे को ढककर घूमर करती हैं। गुजरात में डांडिया के सहारे स्त्रियां गरबा करती हैं। पुरुष भी डांडिया रास करते हैं, जो गरबा का ही एक और ऊर्जा भरा रूप है। महाराष्ट्र के मछली पालन से जुड़े समुदाय हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर एक पिरामिड सा बना लेते हैं। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर का डोडवा। मैसूर में डोडवा कबीले के लोग बालकल नृत्य करते हैं। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ साथ हाथ में तलवारें होती हैं। केरल के कुरुवांजी नृत्य को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना गया है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य भी समूह के साथ होता है। यह फसल की कटाई के बाद खलिहान में किया जाता है। लोक नृत्यों में भी निकोबारी अंडमान निकोबार से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश निशी, असम में बिहू, आंध्र प्रदेश में कोल्हम, तो वहीं पंथी और राउत छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोक नृत्य हैं। गुजरात का गरबा और रास टिप्पणी, हिमाचल का नागमैन और किन्नौरी, बंगाल का छाओ उल्लेखनीय है। अलग अलग राज्यों के नृत्य भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, पर इनमें एक समानता भी है। ये सभी नृत्य समूह में होते हैं। सभी का संबंध प्रकृति और जीवन से है। सभी में स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं। राज्य की सीमाएं भला कल्ला को कैसे बांध सकती हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि नृत्य का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से भी है, पर यह किसी एक धर्म में नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है। भारतीय लोक इसी तरह थिरकता हुआ कब शास्त्रों और नियमों से बन गया, यह ठीक ठीक तो नहीं कहा जा सकता, पर इसका भी आधार भरत मुनि के नाट्यशास्त्र भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ही है। विद्वानों का मानना है कि लोक नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य विकसित हुआ है। भारतीय नृत्य को देखकर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह सिर्फ हाथ और पैर की गति से जुड़ा है। अगली बार आप ध्यान से देखिएगा, भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति लय महत्वपूर्ण है। भारतीय नर्तकों की आँख, भौहों या फिर नासिका के माध्यम
से ही खुशी, दुख, क्रोध, विभत्स आदि भावों को अभिव्यक्त करने की महारत हासिल है। इन्हीं भाव भंगिमाओं के जरिए महाभारत और रामायण जैसी कथाओं तक को कह देने की परंपरा नृत्य कला में मिलती है। भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप है हाथों की विभिन्न मुद्राएं। इनके माध्यम से मनुष्य के भावों से लेकर जानवरों के भावों तक को दिखाया जा सकता है। इन शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, कर्नाटक और तमिलनाडु का भरतनाट्यम मौजूद है। असम में सत्रिय को भी शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। इन सभी का संबंध किसी न किसी राज्य और उसकी परंपराओं से है। चूंकि इस नृत्य को सीखने के लिए बहुत साधना की जरूरत थी, इसलिए ज़्यादातर व्यावसायिक ही सीखते थे। यह संदर्भ भी आता है कि बाद में चलकर महलों में राजकुमारी और राजकुमार भी नृत्य करते थे, पर सार्वजनिक रूप में नहीं। शास्त्रीय नृत्यों के स्वरूप में बहुत परिवर्तन हुआ। वर्तमान में इन्हें देखकर 200-300 साल प्राचीन नृत्य कला से भी इन्हें पूरी तरह नहीं जोड़ा जा सकता। भारतीय कलाएं लोक में शास्त्रीय रूप तक अचानक नहीं पहुंची। वर्षों इनके बीच संवाद होता रहा है। आज के मंचों या फिल्मों में जो नृत्य, संगीत या नृत्य मिलता है, उनमें दोनों का मिला जुला रूप अधिक दिखाई पड़ता है। हमारा ध्यान इस पर भी जरूर जाना चाहिए कि हर एक राज्य में सभी कलाओं के बीच भी एक अंतर संबंध दिखेगा। उत्तर भारत में बांस नृत्य, बांस क्राफ्ट कला या फिर बांस के वाद्य यंत्र इसके उदाहरण हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि सभी कलाएं धीरे धीरे समूह से व्यक्ति कला का रूप धारण करती गई हैं। इसका कारण निश्चित रूप से व्यवसाय भी रहा। सभी लोक नृत्यों के साथ साथ एक ताल में पैरों का उठना, हाथों का एक दूसरे से जुड़ना अपने आप में भारत की अद्भुत साहचर्य और प्रेम भावना के संकेत हैं। क्या यह अनायास रूप से कलाओं में आया होगा? समूचा मानव जीवन, समूची प्रकृति क्या अनायास ही कला के विषय बने होंगे? इसका संबंध भारत की प्रेम भावना के साथ साथ भारतीय संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भी अवश्य होगा। यही कारण है कि यहाँ की कलाओं का मुरीद आज पूरा विश्व है। धन्यवाद। इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त हुआ और इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे।